अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 7 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। श्री प्रमोद भाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 5414 के अंतर्गत राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं। श्रीमती शकुंतला रावत। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूँ। 1. कंपनी अधिनियम 2023 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 एवं नंबर 2. राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 37(6) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन। श्री राजेंद्र गुड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं। विधायिकार पुनर्स्थापित किए जाने वाले विधायक नाथद द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2022। श्रीमती शकुंतला रावत। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2022 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न यह है कि नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2022 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता विधेयक को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2022 को पूर्व स्थापित करती हूँ। श्री सांवलिया मंदिर संशोधन विधेयक 2022। श्रीमती शकुंतला रावत। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री सांवलिया जी मंदिर संशोधन विधेयक 2022 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न यह है कि श्री सांवलिया जी मंदिर संशोधन विधेयक 2022 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता विधेयक को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री सांवलिया जी मंदिर संशोधन विधेयक 2022 को पूर्व स्थापित करती हूँ। वाद विवाद के लिए समय का आवंटन। मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 घंटे 36 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 5 घंटे 41 मिनट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 15 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 10 मिनट, भारतीय ट्राइबल पार्टी 10 मिनट, राष्ट्रीय लोकदल 5 मिनट, निर्दलीय 1 घंटा 3 मिनट। सदन में चर्चा स्थगन प्रस्ताव पर इसमें सरकार का वक्तव्य श्री बुलाकीदास कल्ला। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन के लिए राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 182 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें से 145 भर्तियों में नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। 21 भर्तियों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 7 भर्तियों के केवल साक्षात्कार शेष हैं एवं बाकी 9 भर्तियों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, किंतु परिणाम जारी किया जाना शेष है। इनमें ऐसी भर्तियां जिनके लिए विषयवार 1 से अधिक परीक्षाएं आयोजित की गई हैं को एक ही परीक्षा मानते हुए गणना की गई है। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 57 भर्तियों हेतु 331 परीक्षाएं संपन्न कराई गई। वर्ष 2022-23 में वन रक्षक सीधी भर्ती
2020, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 एवं वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 को पेपर लीक होने के कारण निरस्त किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल आदि अवांछित गतिविधियों को रोकने एवं भर्तियों को समयबद्ध रूप से संपादित करने एवं भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के संबंध में विस्तृत अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 समितियों का गठन किया गया। श्री महेंद्र लाल जी कुमावत, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 10 अप्रैल 2021 को गठित समिति, माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार व्यास, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 31 जनवरी 2022 को गठित उच्च स्तरीय समिति, राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी, सुरक्षित एवं निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। रीट 2022 परीक्षा लेवल 1 एवं लेवल 2 केवल पात्रता परीक्षा एवं पात्रता आजीवन, जिससे आगामी रीट पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम हो सके। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला परीक्षा संचालन समिति का गठन, कम से कम अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर का अधिकारी जिला समन्वयक कोऑर्डिनेटर बनाया गया। राजकीय शिक्षण संस्थानों को ही प्राथमिकता पूर्वक परीक्षा केंद्र बनाया गया। अति आवश्यकता की स्थिति में पुलिस सत्यापन के पश्चात ही परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। जिला कोषागार को ही प्रश्न पत्र रखे जाने हेतु स्ट्रांग रूम बनाया गया। आवश्यकता की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा वित्त विभाग की अनुमति से के उपरांत ही निकटवर्ती राजकीय भवन को कोषागार घोषित एवं उपयुक्त व्यवस्था। परीक्षा आयोजन में मानवीय संलग्नता, अत्यल्प हेतु प्रयास एवं वीक्षकों की पदस्थापित विद्यालय से भिन्न विद्यालय में नियुक्ति। 30 लाख अभ्यर्थियों के बावजूद अंतर जिला मोबिलिटी शून्य, रोड मैप फॉर जीरो माइग्रेशन। सभी परीक्षा केंद्रों कोषागार संग्रहण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा परीक्षा से 1 दिवस पूर्व सुनिश्चित एवं लाइव प्रसारण का लिंक पुलिस अभय कमांड पर प्रदान। प्रश्न पत्र एवं परीक्षा सामग्री में प्रयुक्त वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लागू किया गया। कुमाऊं समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन बाबत राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र दिनांक 3/9/2021 को लिखा गया तथा व्यास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रदत्त अनुशंसाओं को गंभीरतापूर्वक लागू किए जाने के लिए कार्मिक कर 2 विभाग के पत्र दिनांक 9/9/2022 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग एवं समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया था। उक्त दोनों समितियों द्वारा आयोग एवं बोर्ड में सिक्योरिटी सेल के गठन, प्रश्न पत्र में न्यूनतम व्यक्ति का संपर्क होने, प्रश्न पत्र तैयार करने में बाहरी एजेंसी की सेवाएं नहीं लेने एवं यह कार्य स्वयं भर्ती संस्था द्वारा करने, प्रश्न पत्र तैयार करने में विशेषज्ञों की सेवाएं लगातार बदल कर बाई फ्रिक्वेंट रोटेशन, प्रत्येक प्रश्न पत्र पर यूनिक बार कोड अंकन, प्रतिष्ठित प्रिंटिंग प्रेस से ही प्रिंट कार्य, अतिरिक्त प्रश्न पत्रों को अलग लिफाफे के स्थान पर मुख्य लिफाफे में ही रखे जाने, कोषागार स्ट्रांग रूम की लॉग बुक का संधारण किए जाने, कोषागार में प्रश्न पत्र संग्रहित करने के स्थान स्ट्रांग रूम में मोबाइल फोन की अनुमति नहीं देने, परीक्षा केंद्रों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किए जाने, परीक्षा केंद्र की विश्वसनीयता के संबंध में जिला कलेक्टर, पुलिस एवं जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित में रिपोर्ट लिया जाने संबंधी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं शामिल हैं, जिसके क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 और 18 के बीच में RAS प्रारंभिक परीक्षा 2013, LDC कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2013, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा 2014, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018, इन सभी के पेपर जो है लीक हो गए थे, इनकी परीक्षाएं निरस्त की गई। मेरे पास पूरे देश के बारे में सूचना जो मुझे एकत्रित की है, उसमें उत्तराखंड पटवारी लेखपाल परीक्षा 8/1/2023 पेपर लीक हुआ। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर परीक्षा
मार्च 2022 जूनियर इंजीनियर सिविल परीक्षा, वित्त लेखा परीक्षा, इनके पेपर आउट हुए। हिमाचल में हुए और पुणे में सेना भर्ती परीक्षा फरवरी 2021 में हुई। उसके कारण कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूरी सेना का भारतवर्ष में कैंसिल किया गया। पंजाब में नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट परीक्षा मई 2022, गुजरात में क्लर्क भर्ती परीक्षा दिसंबर 2021, लोकपाल दल भर्ती परीक्षा 2 दिसंबर 2018, इंजीनियर रिक्रूटमेंट गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन जनवरी 2022, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022। ये 4 परीक्षाएं गुजरात में पेपर लीक हुआ। उड़ीसा में हुआ। महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, ग्रुप सी रिक्रूटमेंट भर्ती 2021, कर्नाटका में असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल 2022, झारखंड कनिष्ठ अभियंता जेई इसके पेपर आउट। मध्य प्रदेश में कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा जो हुई उसका पेपर आउट हुआ। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा 31/7/2022 को आउट। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 7/8/2021। जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय भू माफिया, शराब माफिया, इस तरीके से एक नकल माफिया बन गया है, इसके ऊपर जब तक हम पक्ष और विपक्ष के लोग मिलकर रोक नहीं लगाएंगे और इस पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सदन को आश्वस्त किया था कि इस कानून में हम सख्ती लाएंगे और सख्ती लाई गई। जो कानून बनाया गया उसमें 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ की संपत्ति को एक तरीके से जब्त करने की कार्रवाई करने का कानून इसी विधानसभा में आपके अध्यक्षता में हमने पारित करवाया। मैं सदन से अपील करता हूं कि इस मामले को हम पर्सनलाइज नहीं करें किसी पक्ष और आपके राज्य में भी पेपर आउट है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। हमारे कार्यकाल में भी कुछ पेपर लीक हुए हैं, आउट हुए हैं, लेकिन हमने कार्रवाई की है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है और 4 अभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को हमने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और जो भी लोग लिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं चाहता हूं कि और भी सख्त कानून बनाने के बारे में आपके सुझाव आएंगे, उनको हम उसका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे और इस कानून को और सख्त बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। राजेंद्र राठौड़। ये सदन आज राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी घटना जो लगातार घट रही है उस पर विचार कर रहा है। मैं अपनी बात कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उसी समय इस जयपुर की राजधानी घाट की गुणी पर हजारों विद्यार्थी और बेरोजगार डॉक्टर क्योड़लाल मीणा की अगुवाई में धरना दिए बैठे हैं। मंत्री महोदय, मैंने आपका उत्तर सुना और आपने बचाव मुद्रा में आकर 2013-18 की सरकार में प्रश्न पत्र लीक का चर्चा की। देश के कई राज्यों की आपने बात कही। ये तो वो बात हो गई कि जुल्म कहीं भी हो जाए, अपराध कहीं भी हो जाए, मेरे यहाँ भी अपराध करेंगे इसलिए सम्य है। अध्यक्ष महोदय, ये जो मामला है 18 महीने में राजस्थान के अंदर 28 परीक्षा हुई, 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे और जिन्होंने 400 करोड़ रुपए सिर्फ परीक्षा का शुल्क दिया और उसमें से 16 पेपरों का अलग अलग परीक्षाओं में आउट हो जाना और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये बयान आ जाना कि प्रश्न पत्र लीक होने के अंदर अधिकारी और मंत्री या नेता नहीं है। मैं समझता हूं अपने आप इसकी गंभीरता की बात अपने आप सामने दिखाई दे रही है। और इस बार तो हद हो गई, प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में नहीं, चलती बस के अंदर 24 दिसंबर को आउट होता है और यही बस एसओजी जांच करती है। जब जांच में सामने आती है 21 तारीख और 22 तारीख को भी उसी टोल के नाके से निकलती है। एक प्रश्न पत्र आप रद्द करते हो सेकंड ग्रेड टीचर में और उससे 21 और 22 के 2 प्रश्न पत्रों पर आप बात नहीं करते। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो अभी जांच हुई है इसमें कुछ किरदार फिर सामने आए, सुरेश बिश्नोई, सुरेश डाका, भूपेंद्र सारण और भजन लाल। और ये भी एसओजी ने कह दिया कि अजमेर, जयपुर, जालोर में यह प्रश्न पत्र 10 लाख से 15 लाख में बिका। आज इस सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी ने कुछ राज उजागर कर दिए। ये जो सुरेश डाका है ये किस किस की फेसबुक चलाता है, किस किस से जुड़ा हुआ है, अगर इसकी जांच आप कर लें तो निश्चित तौर पर जो पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि असली किरदार को पकड़ा जाना चाहिए, उस बात पर वो बात सही साबित हो जाएगी। आज अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गई जब जिस एंटी चीटिंग बिल के बाद पर आपने भूपेंद्र सारण का मकान तोड़ा, उस किराएदार, उसका मकान का मालिक दूसरा था
उसने जब एसओजी को कहा कि मेरे को ये किराया नहीं दे रहा था, मैंने ऐतराज जब किया तब इसने मुझे मंत्रियों के आईएएस लोगों के नाम लेकर धमकाए। मैं चाहूँगा आप जांच करवाए, आज मेरा भी कोई नाम लेता है, मेरे से लिंक है या नहीं है, उसने मेरा नाम क्यों लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और राजस्थान पत्रिका ने इस पेपर लीक होने पर जो सर्वे किया वो आपकी पोल खोल रहा है। राजस्थान पत्रिका के सर्वे ने कहा कि 87.8% बेरोजगारों ने परीक्षा में पेपर लीक होने की सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। 88.5 ने कहा कि बार बार पेपर लीक होने पर सरकार परीक्षा का पैटर्न को बदलें। और आपने जिस जस्टिस विजय कुमार व्यास की समिति का जिक्र किया, आपने जिस पूर्व आरपीसी के चेयरमैन एमएल कुमावत की 18 अप्रैल 2020 को जो समिति उसका जिक्र किया, जुलाई 2022 सभापति महोदय इनको पूरी रिपोर्ट मिल गई और इस व्यास कमेटी के आधार पर और इस कुमावत कमेटी के आधार पर इन्होंने निर्देश जारी जब किए, वो अभी इन्होंने अपने उत्तर में कहा हमने इस आप लिख लें 22 फरवरी 2022 को हमने पारित किया, 5 अप्रैल 2022 को यह नोटिफाइड हो गया। एंटी चीटिंग 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की सजा और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ का जुर्माना। 12(2) में अपराधी की संपत्ति अटैच करने की बात और 16 में डेजिग्नेटेड कोर्ट स्पीडी ट्रायल के। एक डेजिग्नेटेड कोर्ट आपने अगर इस एंटी चीटिंग बिल के प्रावधान के अनुसार बनाया हो राजस्थान में बताएं, एक भी जो पकड़े गए, मैं समझता हूं पहली बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े नम्र शब्दों से कह रहा हूं, वन कांस्टेबल की परीक्षा, वन रक्षक की परीक्षा और ये सेकंड ग्रेड टीचर की परीक्षा ये उस समय हुई जब एंटी चीटिंग बिल प्रभावी हो गया था। आपने कांस्टेबल की परीक्षा रद्द हुई, आपने खुद अपने उत्तर में कहा वन रक्षक की परीक्षा रद्द हुई। आपने उसमें एंटी चीटिंग बिल के आधार पर उन माफियों के मकानों को अटैच क्यों नहीं किया, उन पर जुर्माना आपने क्यों नहीं लगाया, डेजिग्नेटेड कोर्ट में उनके खिलाफ आपने वो क्यों नहीं किया चालान पेश। आप वही हैं, आपने अभी रीट की बात की छुपाई इससे। रीट के अंदर जो डीपी जारोली और जो प्रदीप पाराशर जिनको आपने दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया, मुझे बड़े अफसोस के साथ सदन को कहना पड़ता है, इन सारे दोषी लोगों को आपने न केवल वापस बहाल कर दिया बल्कि इनको कह दिया, क्लीन चिट दे दी कि इनका कोई दोष नहीं। आप मुझे बता दें, डबल लॉक के अंदर से प्रश्न पत्र चोरी होता है और उसके बाद भी आप कहते हो कि कोई जिम्मेवार नहीं। ये कौन सी जादूगरी है, इस पर भी आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक जुम्मेवारी से कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। कांस्टेबल की परीक्षा 14 मई 2022 को आपने रद्द की, एंटी चीटिंग बिल इन्फोर्स था। एसओजी ने उदाराम के नाम के व्यक्ति से प्रश्न पत्र जब्त किया, एसओजी आगे नहीं बढ़ी क्योंकि एसओजी को यह प्रश्न पत्र सुरेश ढाका ने दिया। और अब आपने उस उदाराम की संपत्ति जब्त की क्या? आपने उदाराम के मकान को तोड़ा क्या? आपने किराए के मकान को तोड़कर उद्गम की उस संस्था को, भूपेंद्र सारण की संस्था को, किराए पर चलती थी, जो ये खुद किराया नहीं देता था, जो कहता था किराया मांगने पर मुझे मंत्री के नाम से धमकाते हैं, कौन ये मंत्री? आपने कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूं इसके साथ ही जब ये कांस्टेबल की परीक्षा में दिवाकर स्कूल जो झोटवाड़ा का है, यहां सामूहिक नकल हुई, एसओजी की जांच है, जांच की रिपोर्ट के अंदर आप देख लो, आपने सिर्फ मान्यता रद्द की, स्कूल वहीं खड़ा है। और इसके साथ ही जो एसओजी की परीक्षा में जागृति विद्यालय जयपुर, एसओजी ने सभापति महोदय जांच के बाद दिवाकर शर्मा को, धीरज शर्मा को पकड़ा और इस स्कूल की मान्यता भी रद्द नहीं की क्योंकि विप्र फाउंडेशन की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा का ये स्कूल है। ये दोहरे मापदंड निश्चित तौर पर आपको दिखाते हैं कि दाल में काला नहीं, पूरे का पूरा काला है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप यूपी की बात कर रहे थे, यूपी में एनएसए लगता है, लगाओ एनएसए, कौन मना करता? आपको हिम्मत तो करो आप। और आप ये जो प्रश्न पत्र आरपीएससी से आउट हुआ है, सभा अध्यक्ष महोदय आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आरपीएससी में पर्सन का सिलेक्शन करने वाला सिर्फ आरपीएससी का चेयरमैन होता है। ये आधा दर्जन में से कौन सा पेपर प्रश्न पत्र छपने जाएगा उसको मालूम है, प्रिंटिंग प्रेस उसको मालूम है। आप जांच कराओ, कहीं दूध की रखवाली बिल्ली के पास तो नहीं है। और मैं समझता हूं ऑनलाइन परीक्षाओं के अंदर जो TCSI कंपनी है जिसने 1 दर्जन परीक्षा कराई है,
जिसका स्टेट हेड भुवनेश भार्गव है। इसी कंपनी ने दिल्ली पुलिस की परीक्षा आयोजित करवाई थी। ओम कोठारी कॉलेज में एक सेंटर था, 226 अभ्यर्थी उसमें पास हुए। मामला सीबीआई के पास है। ये सुरेश डाका टीसीएसआई कंपनी से इसका गठजोड़ है। विद्युत विभाग के टेक्निकल हेल्पर में एक सेंटर से 50 लोग पास हुए हैं। ये जांच का विषय नहीं तो नहीं। और ये सब साइबर हैकिंग का काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने इन सत्तारूढ़ दल के यूथ कांग्रेस के चुनाव में साइबर हैकिंग करके और अपने चहेते उम्मीदवार मुकेश भाकर को हराया और सुमित गोदारा को चलाया। ये तार कहीं से कहीं जा रहे हैं। मैं चाहूंगा एंटी चीटिंग बिल के नाम पर कुछ लोगों पर कार्रवाई करना, कुछ लोगों को छोड़ देना, और जो लोग आज इस पूरी परिधि में आते हैं उदाराम तक जाकर आगे नहीं बढ़ना। निश्चित तौर पर ये राजस्थान में जिन लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज वो सड़कें पर उतरे हैं, उनकी आंख आ जाएगी आपको और इस सरकार को नस्तनबूद कर देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारी बात आ गई है, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं मंत्री जी को कि यदि ये पेपर प्रेस के माध्यम से लीक होता तो 100 के 100 क्वेश्चंस का जवाब मिलता, परंतु क्योंकि उसमें से छांट करके 80 क्वेश्चंस केवल लीक हुए हैं, इसका मतलब इसमें आरपीएससी का हाथ है। तो आरपीएससी का यदि हाथ है तो ये छुटभइये लोगों को पकड़ने से, वाहवाही लेने से कुछ नहीं होगा। जो इसके मूल कर्ता धर्ता हैं, जो सरगना है, उनको आप पकड़ने की कार्रवाई करिए, उसकी हिम्मत करिए। अब आप देखिए कितने मजाक की बात है कि जयपुर शहर में जो अधिकतम कोचिंग सेंटर जहां चलता था, किराए की बिल्डिंग पे चलता था। झूठी वाहवाही लेने के लिए जो साल भर से किराया नहीं दे रहा था, मकान मालिक को नोटिस, रात को नोटिस दिया, सुबह उसको तोड़ने के लिए पहुंच गए। 5 करोड़ रुपए की उसकी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप जो उस मकान का मालिक था वो अनिल अग्रवाल आज हॉस्पिटलाइज्ड है। और इतना ही नहीं, उसके बाद उसको 14 लाख रुपए का डिमांड नोटिस और भेज दिया कि आपकी जो ये जो हमने आपका मकान तोड़ा है, इसमें जेडीए की लागत 14 लाख रुपए आई है, तो 14 लाख रुपए का बिल और भेज दिया। ये जंगल का कानून है क्या? यानी जो किराए की बिल्डिंग थी, जो उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, वो तो चले गए, उनको तो फरार कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि एंटी चीटिंग बिल हमने पास किया। मैं पूछना चाहता हूं कि एंटी चीटिंग बिल पास होने के बाद कितने लोगों को आपने सजा दी? एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दी आपने। 28 आपके 4 साल में जितने पेपर लीक हुए, उसमें से एक भी व्यक्ति को सजा देने का आपने प्रयास नहीं किया। तो मैं तो ये पूछना चाहूँ, एक तो ये कि ये जो किराए की बिल्डिंग थी, उसके मकान मालिक का क्या दोष था? जो साल भर से किराया नहीं दे रहा था, उसकी बिल्डिंग आपने किस आधार पे तोड़ी? और उसको ये 14 लाख रुपए का जो डिमांड नोटिस दिया, वो किस आधार पे दिया? आज वो जो उसका मालिक है वो हॉस्पिटलाइज है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये झूठी वाहवाही लेने के लिए और एक वातावरण बनाने के लिए आपने जो बिल्डिंग को तोड़ा, ये क्षम्य नहीं है। और दूसरा, एंटी चीटिंग बिल लागू होने के बाद आपने कितने लोगों को सजा दी? एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दी। और आप ये छोटे छोटे दलालों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री जो थे पूर्व, उन्होंने सही कहा कि तिजोरी में से, डबल लॉक में से जो परीक्षा ये पेपर जो आए, इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। उसके लिए कोई ना कोई जादू था क्या? हाँ, ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि मैं जादूगर हूं, पर ये कौन सा जादू दिखाया कि तिजोरी में से अपने आप खुल जा सिम और वो पेपर आ गया और उसको आउट कर दिया? तो इन सब बातों का जवाब दीजिए। धन्यवाद। श्रीमती अनिता बदेल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय जो हमारे उपनेता हैं राजेंद्र जी, उन्होंने इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सदन के सामने और आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। माननीय मंत्री महोदय ने भी इसका जवाब दिया है और यह भी बहुत साफगोई से बता दिया कि इतनी परीक्षाएं हमने आयोजित की हैं, इसमें से इतनी में हमने भर्ती कर दी है, इतनी पोस्टिंग कर दी है और पूरे देश भर में इतनी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप कोई भी चीज़ नहीं छुपा सकते। सदन की कार्यवाही ये लाइव सब लोग देख रहे हैं। राजस्थान प्रदेश जो 7 करोड़ आबादी का प्रदेश है, उसमें हर व्यक्ति इस कार्यवाही को देख रहा है। हम क्या जवाब दे रहे हैं? यदि ये संवेदना हमारे अंदर से मर गई तो मुझे नहीं लगता कि सरकार उन अपराधियों को पकड़ने में सक्षम होगी जिन्होंने इस प्रदेश के 1.5 करोड़ युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 परीक्षाएं का पेपर लीक हो जाना, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जिस सुरेश ढाका को एसओजी की टीम ढूंढ रही है, वही सुरेश ढाका आरपीएससी का पेपर लीक कर देता है और फिर वो पुलिस से बचते हुए नेपाल के रास्ते विदेश चला जाता है। यह किसकी कमी है? एक गरीब आदमी, हमने गरीबी नहीं देखी है ना, यहाँ इस सदन में बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने गरीबी नहीं देखी है, इसलिए उनको आभास नहीं है कि कैसे एक गरीब आदमी सरकारी नौकरी पाने का सपना कैसे अपने बच्चों के लिए देखता है। कोचिंग के लिए वो जयपुर भेजता है, किराया का मकान दिलाता है, कोचिंग की किताबें खरीदवाता है, कोचिंग की फीस भरता है, यहाँ रहने के लिए किराया का मकान लेता है, और जब उसको पता पड़ता है कि ये भर्ती पेपर लीक हो गया और उसके कारण से परीक्षा रद्द हो गई है, तब उसके सपनों को कितनी गहरी चोट पहुंचती है, शायद कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बहुत आसानी से कह देते हैं क्योंकि गुजरात में पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश में लीक हुआ, इसलिए राजस्थान में भी लीक हो गया, तो कोई बात नहीं। कहाँ संवेदनाएं आप खत्म कर रहे हो? ये जवाब यहां पर दिया है ना मंत्री महोदय आपने। यदि इस पार्ट को हटा देते तो शायद राजस्थान प्रदेश के लोग आप पर यकीन कर जाते कि नहीं, सरकार कोई कार्रवाई करेगी। पर ये जवाब में जो आपने ये जोड़ा है ना, इससे संशय पैदा हो गया है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। सुरेश ढाका कैसे आप नेपाल के रास्ते विदेश भाग जाता है? अभी कालीचरण जी ने कहा आप किराए की बिल्डिंग को तोड़ रहे हो। मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि एनएसए का कानून लागू करेंगे, और वही मुख्यमंत्री जी यही स्टेटमेंट देते हैं कि ना तो अधिकारी इसमें लिप्त है और ना कोई नेता इसमें लिप्त है। तो आपने तो साफ गोई से क्लीन चिट दे दी सभी लोगों को। आपने ये कानून बनाते समय बहुत वाहवाही लूटी थी। इसी सदन के 6ठे सत्र में ये कानून आप लेके आए, 8वें सत्र में ये कानून, 8वां बिल यहाँ ये सदन का ये बिल है, ये राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती व अनुसूचित साधनों की रोकथाम का अभ्युदय विधेयक 2022, विधेयक संख्या 6 और उसका संशोधन विधेयक संख्या 9। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये कानून बन रहा था तब पूरे प्रदेश के लोगों ने ये आशाएं जगाई थी कि शायद इस जो गिरोह है, जो गैंग है, उस गिरोह और उस गैंग पर किसी तरह से कार्रवाई होगी और ये कानून के सीखों के तहत जेल में जाएंगे और सजा भोगेंगे। कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस कानून में हुआ है, कठोर सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है, लेकिन एक भी अपराधी जेल के सीखों में नहीं जाए, सजा ना पाए। एसओजी, आप बार बार ये बात कहते हैं कि हम सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे क्योंकि सीबीआई में बहुत केस ऑलरेडी पेंडिंग है, इसलिए हम एसओजी से कराएंगे। चलिए, मुख्यमंत्री जी की ये बात भी हम मान लेते हैं कि एसओजी से कराइए भाई, परंतु एसओजी से कराने के बाद क्या एसओजी ने अभी तक किसी को सजा दिलाने का काम किया है? क्या न्यायालय से सजा मिल करके, चालान पेश होकर के वो व्यक्ति सजा काट रहा है कि जिसने ये अपराध किया है? हम कल्पना नहीं कर सकते मंत्री महोदय, उन 1.5 करोड़ जो युवा है जो इन अलग अलग भर्तियों में बैठे हैं और जिनके कारण से परीक्षा रद्द हो गई, वो 1.5 करोड़ का मतलब कितने लोग प्रभावित हुए हैं, उससे एक परिवार से कितना व्यक्ति प्रभावित हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि ये राजस्थान की पीड़ा है, ये सिर्फ 1.5 करोड़ युवा नहीं है, उनसे जुड़े हुआ पूरा परिवार जिसमें 5-5, 6-6 मेंबर भी होते हैं। इसलिए लगभग इतने 4-5 करोड़ लोग राजस्थान से इस परीक्षा से प्रभावित हुए। आप इसको हल्के में मत लीजिए और इस पर संवेदना से काम करिए, और जो लोगों ने इस कारनामों को किया है उनको सजा दिलाएंगे, तो ही इस प्रदेश की जनता में ये विश्वास पैदा होगा कि हमने जिन लोगों को चुन करके भेजा, वोट दे करके भेजा, इस डेमोक्रेसी में वो हमारी चिंता करते हैं, हमारे लिए वहां बात करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मदन दिलावर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मामला है क्योंकि राजस्थान में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है,
कई डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने विद्वान पुराने मंत्री, मुख्यमंत्री अपने आप को बहुत विद्वान कहते हैं, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। ये समझ में क्यों नहीं आती बात कि हम जो पेपर बनाते हैं वो अभी कुछ कम संख्या में पेपर बनाते हैं, उसकी बड़ी संख्या बनाई जाए और फिर पेपर जब दिया जाए तो पेपर देने के पहले आधे घंटे पहले लॉटरी निकाली जाए और फिर नेट के माध्यम से मेल किया जाए सेंटर पर और तुरंत वहाँ प्रिंट निकाल कर बांट दिया जाए, तो मैं जैसा मानता हूँ कैसे आउट हो सकता है। और जिस समय यहाँ पेपर को खोलते हैं उसमें जिम्मेदार लोग रहे, उसका रिकॉर्डिंग हो, सारा का सारा यदि हो तो ये आउट नहीं हो सकता। लेकिन मन में बेईमानी है, पैसे कमाने का षड्यंत्र है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसके कारण से लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। और पेपर आउट होने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर आउट हुए हैं उनको जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया। इनको तो यही पता नहीं कौन सा वकील इस केस को देख रहा है, यही पता नहीं इनको। चाहे जिसको लगा देते, सिफारशी कोई भी जो होता है उस वकील को लगा देते हैं और इतिश्री कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि अदालत ने जमानत दे दी है। क्यों नहीं इन लोगों की सारी संपत्तियों को सरकार में समाहित किया गया? क्यों नहीं इनकी अचल अचल संपत्तियों को जिनको तोड़ सकते थे तोड़ा गया? परंतु ये सब ये दिखाता है कि ये सब कहीं न कहीं मन में बेईमानी होने के कारण से ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और उसके कारण से अनेक लोग आत्महत्या कर रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। मेरा मानना ये है, जब एसओजी या दूसरी पुलिस जांच अधिकारी सब पकड़ते हैं, बताते हैं कि ये इनके पास पकड़ा गया है, ये सामग्री मिली इनके पास, इन्होंने ये हाँ किया है, सब कुछ यह सारा प्रूव होने के बावजूद भी उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होना यही दर्शाता है। अभी भी जो रीट परीक्षा हुई थी इसके पहले, उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने एक भी मकान को तोड़ता हुआ नहीं देखा गया। और अभी सुना मकान तोड़ा तो किराए जो मालिक था उसका तोड़ दिया, वो तो किराएदार था। तो कहीं न कहीं उसको राहत देने के लिए जिसने पेपर आउट किया था, जो अपराधी था, जो किराया नहीं दे रहा था और उसको उससे दुश्मनी निकालनी थी, इसलिए उसको राहत देने के लिए उस मकान को तोड़ा गया है। ये कौन पेपर में पकड़े जाने वाले लोग? किसकी फेसबुक चलाते हैं? किसके साथ खड़े रहते हैं? कौन कंधे पे हाथ डालता है? कौन उससे हाथ मिलाता है? ये सब आउट होना चाहिए ना, सदन की टेबल पर आना चाहिए। कौन लोग? मैंने सुना है किसी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता थे, एनयूसीआई के पदाधिकारी इसमें पकड़े गए हैं, कांग्रेस के नेता इसमें पकड़े गए हैं, लेकिन उनके पीछे ये नहीं लिखा जा रहा है कि कांग्रेस के हैं। अधिक सारे के सारे लोग जितने भी पेपर आउट में लोग थे, अपराधी हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस के हैं। और इसीलिए स्ट्रांग रूम से पेपर निकल जाता है, क्योंकि वो यहाँ के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से मिले हुए हैं और इसलिए पेपर आउट होता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, इसकी सीबीआई से जांच कराइए। मैं गारंटी देता हूं, शिक्षा मंत्री जेल जाएंगे, मुख्यमंत्री जेल जाएंगे, गृह मंत्री जेल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं सीबीआई से जांच करा ले तो सारा का सारा लवाजमा है, ये जेल जाएगा और दर्जन भर अधिकारी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ये जेल जाएंगे। लेकिन जानबूझकर करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में, अपना राहुल गांधी जी को पैसा भेजने के चक्कर में सारे के सारे लगातार पेपर आउट करते जा रहे हैं। श्री रामलाल शर्मा, श्री फूल सिंह मीणा, सॉरी रामलाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर विषय के ऊपर ये सदन चर्चा कर रहा है और अध्यक्ष महोदय, गंभीरता भी इसलिए है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है, वो अपने जमा पूंजी में से पैसे निकालकर, उधार के पैसे लाकर, कर्ज के पैसे लाकर, फिर अपने बच्चे के सपने साकार करने के लिए वो अलग अलग इंस्टीट्यूटों में भेजता है। 1 साल 2 साल मेहनत और परिश्रम करने के बावजूद जब परिणाम ये आता है कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, तो उसके सपने टूटते हुए नजर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन कर लें तो मेरे ख्याल से ये समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुझे नहीं पता
कि कभी यूपीएससी का पेपर आउट होने की खबर किसी अखबार के अंदर छपी हो। अभी भारत सरकार ने भी 80,000 की नियुक्तियां 3 महीने पहले दी, 78,000 की विभिन्न डिपार्टमेंटों में नियुक्तियां भी दी। किसी परीक्षा का पेपर आउट होने की खबरें नहीं आई। आखिर क्या कारण है कि राजस्थान के अंदर ही बार बार ये पेपर आउट हो रहे? और कारण स्पष्ट अध्यक्ष महोदय कि सरकार की उदासीनता, सरकार की शीतलता, सरकार की भेदभावपूर्ण तरीके से नीति, और उसी का परिणाम है कि आज इस तरीके के हालात बन चुके हैं कि किसी भी युवा का विश्वास इस सरकार की एक भी परीक्षा के ऊपर नहीं है। अभी माननीय उपनेता ने जिस बातों का जिक्र किया, बात बिल्कुल सत्य है। स्टोनो की परीक्षा आयोजित की जाती है और स्टोनो की परीक्षा के अंदर एक ही सेंटर के ऊपर 50 से अधिक सिलेक्शन होते हैं। आखिरकार कारण क्या है? क्या सारे विद्वान व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का कारण उसी संस्था के अंदर होता है, या दुनिया के वही ज्ञानवान व्यक्ति आ गए जो इस तरीके के सिलेक्शन देने का काम करते हैं? अध्यक्ष महोदय, संदेह के घेरे में वो इंस्टीट्यूट भी आते हैं। आप कह रहे हो कि हम पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने का काम करते हैं। प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप सेंटर बनाते हो, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकल होती है, क्या आप उनकी एग्जाम की पूरी रिकॉर्डिंग कराने का काम करते हो? चंद मिनट की रिकॉर्डिंग करके इतिश्री करने का काम करते हो। और बहुत से लोग ऐसे इन सेंटरों के ऊपर पैसे देकर सेंटर आने के बाद मोटे पैसे लेकर और ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ, इस सेंटर के अंदर हम तुम्हारी मदद करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इतिश्री इतनी नहीं है, आज बहुत सी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम ऐसी है, उन ऑनलाइन एग्जामों के अंदर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बिजली विभाग के अंदर टेक्निकल भर्ती हुई थी। टेक्निकल स्टाफ की भर्ती के अंदर भी बार बार डिपार्टमेंट के लोग, जिनका जो परीक्षार्थी थे, वो कह रहे थे कि साहब इस परीक्षा के अंदर चीटिंग हुई है। ऑनलाइन बाहर की कंपनी आती है, परीक्षा लेती है, मोटा पैसा वसूल करके ऐसे लोगों की योग्यता सूची जारी करती है जो उस परीक्षा के अंदर पास ही नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी सरकार के नुमाइंदे उनकी कोई सुनवाई नहीं करते। और अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले एनटीटी की भर्ती हुई। एनटीटी की भर्ती के अंदर पूरे राजस्थान में सिर्फ 2000 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एनटीटी का प्रशिक्षण ले रखा था। जब वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी के अंदर 20,000 आवेदन आ गए, 18,000 डिग्रियां फर्जी आ गई। फर्जी डिग्रियों का एक भी व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज कराया हो तो बता दो। आज भी एनटीटी के 600 पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई है, आज भी वो भर्ती लंबित है, कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है कि गरीब व्यक्ति के सपनों को तोड़ने का काम सरकार नहीं करे, मजबूती के साथ कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई करने का काम करे। और कांग्रेस की एक नेता जिसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे है, जिसके ऊपर आरोप है पेपर लीक करने का, उसके बावजूद उसके मकान के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और एक किराएदार जो किराए का बिल्डिंग लेकर फूल सिंह मीणा। अध्यक्ष महोदय, आज पेपर लीक के बारे में चर्चा हो रही है। मंत्री महोदय ने बताया कि जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा उनको करोड़ों का जुर्माना करेंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय जी के मार्फत, उन बच्चों का क्या होगा जिनकी जो उम्र और एज हो गई है, जिन्होंने, हमारे आदिवासी भाइयों ने एक सपना देखा था कि 45% आरक्षण हमारे टीएसपी एरिया में मिला है, हमारे बच्चे या हमारी बच्चियां नौकरी लगेगी। वो गरीब किसान बेचारे के पास खाने को दाना नहीं है, उनकी जमीन को गिरवे रखते हैं, औरत के जेवर गिरवे रख के उन बच्चे को शहर के अंदर भेजते हैं कि कोचिंग करेगा मेरा बेटा, मकान किराया लेकर वहां पर पढ़ाई करेगा और मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। वो बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं परीक्षा देने के लिए, और वो परीक्षा की तैयारी होती है और 6-6 महीना तक मकान किराया और कोचिंग का पैसा भरते हैं। और जब पेपर लीक करने के लिए, जो वास्तव में परीक्षा देने के बाद में रात को पता लगता है या दूसरे दिन पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, उसकी 6 महीने की मेहनत तो गई जो गई। छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, उससे भी वो बेचारा छुट्टी लेकर एक घर बैठा और वो परीक्षा की तैयारी की। वो किसान और गरीब हमारे आदिवासी भाई और बहन ऐसी परीक्षा देने के लिए बड़ी तैयारी के साथ आते हैं और इनके साथ में ये होता है, तो उनका बेचारों का क्या होगा? जो बेचारे वास्तव में
गरीब है, ये पेपर लीक करने वाले सरकारी अधिकारी या कोई नेतागण है, उनके ऊपर आप ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की? जो फर्स्ट पेपर लीक हुआ उसी टाइम अगर आप सख्त कार्रवाई कर देते तो दूसरा पेपर लीक नहीं होता। और दूसरा पेपर के बाद में एक के बाद अनेक पेपर लीक हो रहा है। सरकार आंख मूंद कर बैठी है। ऐसी इस गिरोह की जांच करके और इनको सख्त सजा नहीं देंगे तो हमारे पैसे वाले तो चलो प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, धंधा कर लेंगे, हमारे आदिवासी किसान भाई क्या करेगा? जो बेचारा एक मजदूरी के ऊपर निर्भर है और वो भी परीक्षा के लिए अनेक ऐसे कहीं न कहीं कर्जा लेकर ब्याज से ये तैयारी करता है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत में मांग करता हूं कि ऐसी इस पेपर लीक प्रकरण को सीबीआई से जांच कराकर इन दोषियों को ऐसी सजा दे जो दोबारा ऐसी कार्रवाई करने से घबराए। धन्यवाद। श्री चंद्रभान सिंह। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं उसका मंत्री महोदय ने भी ध्यान आकर्षण भी किया है कि हम इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। ये सरकार कानून भी लाई, सरकार कानून लाने के बाद भी अध्यक्ष महोदय आप भी ग्रामीण इलाके से आते हैं, गरीब माँ बाप उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन गिरवी रखते हैं और खूब उनके अरमान होते हैं कि उनको जयपुर पढ़ाएं, दिल्ली पढ़ाएं, सब जगह पढ़ाने के बाद 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करवाते हैं। तैयारी करवाने के बाद वो एग्जाम होते हैं, एक पेपर हो जाता है, दूसरा पेपर हो जाता है और तीसरे पेपर में इस प्रकार की सूचना आती है कि पेपर लीक हो गया, भरी बस में हो गया, इस कोचिंग सेंटर पे हो गया। फिर अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान में इतने एग्जाम हुए, 16 तरह के पेपर लीक हुए, इतने पेपर जो दूसरे पेपर भी हुए वो हो सकता है किसी कारणवश ओपन नहीं हो पाए, पर 100% उन परीक्षाओं में भी 100% फर्जीवाड़ा हुआ है। क्योंकि एक ही जगह के कोचिंग सेंटर के 40-40, 50-50 बच्चे हो जाते हैं और पास का जो कोचिंग सेंटर है उससे भी अच्छा चलता है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वहां के 2-2, 4-4 बच्चे भी नहीं हो पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में कानून भी लाए, सब प्रकार कानून लाने के बाद भी एक भी प्रक्रिया, एक भी सरकार ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि इन्होंने आरपीएस की एग्जाम में भी एक ही घर से 4-4, 5-5 आरपीएस की में चयन हो जाता है। क्योंकि जब सरकार लीक होती है तो 100% पेपर लीक होते हैं। ये दूसरे राज्यों की बात करते हैं, अगर दूसरे राज्यों की बात करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश की बात भी करी, उत्तर प्रदेश यदि आप ताकत भी रखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो काम किया उसका 10% भी आप कार्रवाई करके बता दोगे ना तो राजस्थान में जो पेपर लीक कर रहे हैं वो रुक जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों से हम सब लोग जो विपक्ष के लोग हैं आशाएं लेके बैठे हैं। इस प्रकार की इस सरकार को थोड़ा आप इनको थोड़ा समझाओ, इस प्रकार की बातें करें, इस प्रकार का अच्छा और कोई कानून बना सकते हैं वो बनवाएं। विपक्ष से हमारे गुलाब जी साहब से, राजेंद्र राठौड़ से, सतीश जी से, इनसे भी राय लें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनके मंत्री भी 100% लिप्त हैं, इनके अधिकारी भी 100% लिप्त हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई होगी तो आने वाले एग्जाम में दूध का दूध और पानी का पानी होगा अध्यक्ष महोदय। और आज जो गरीब किसान है वो रो रहा है, गरीब बच्चे हैं वो रो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं और जो भी इनमें मंत्री लिप्त हैं, क्योंकि ये किसी जादू अध्यक्ष महोदय जादूगरी के कारण इतनी जोरी से पेपर बाहर आए हैं, तो जादूगरी की भी जांच हो, कौन सी जादूगरी चल रही है अध्यक्ष महोदय उसको देखिए होगा। श्री नारायण बेनीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस अति महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी विपक्ष के सारे सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ ईमानदारी से हम सबका एक ही प्रयास होना चाहिए। हम ठोस कानून बनाने की बात हमेशा करते हैं, कानून हर क्षेत्र में बड़े ठोस बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों का एग्जीक्यूशन कैसे हो, यदि किसी ने एग्जीक्यूशन नहीं किया तो उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई करने की प्रक्रिया हो, इन सब बातों का जब तक हम ईमानदारी से विश्लेषण नहीं करेंगे। मैं हमेशा देखता आया हूँ कि जब सत्ता पक्ष की बात होती है तब ये लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ,
गुजरात में क्या हुआ। जब इधर से बोलने की बारी आती है तब ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया। हम हमारे राज्य की बात करें, क्योंकि यहाँ की करोड़ों की जो जनता है उन्होंने हमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के और इसलिए भेजा कि हम यहाँ के लोगों की तकलीफें, यहाँ के युवाओं के रोजगार से सबसे बड़ी जो पेपर लीक का प्रकरण हुआ, ये कोई प्रकरण आज का एक कोई नया प्रकरण नहीं है। 2013 से लेके और आज तक लगातार जो है 10 वर्ष में एक दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट होने के कारण उन परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ा। 2013 में RS प्री की परीक्षा का परिणाम 11/7/2014 को रद्द किया। LDC भर्ती परीक्षा 2013 उसे दिसंबर 2015 में रद्द किया। जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा 2015, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 को भी पेपर लीक होने के कारण निरस्त किया। इसी प्रकार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन 29/12/2019 को हुआ, उसे भी रद्द कर दिया गया। साथ ही रीट परीक्षा 2021, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 की ऑनलाइन परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती 2022 तथा वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जिसका आयोजन 12/11/2022 को हुआ, उसे भी पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया। हम ईमानदारी से ये चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं नया सदस्य हूँ, आज हालात ये कि ये पेपर लीक हो गई, उनकी तो जानकारी अखबारों के माध्यम से मैं इसके लिए मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि बड़ी मेहनत करके इस बार उन लोगों ने इस पेपर लीक के प्रकरण को सरकार के संज्ञान में लाई। उसके बाद सारे जनप्रतिनिधियों को पता लगा, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक के साथ साथ प्राइवेट जो स्कूल हैं जहाँ परीक्षाओं के सेंटर आते हैं, उनकी इतनी मिलीभगत है कि आज ADM लेवल का अधिकारी जो है वो एग्जामिनर लगाता है। कोई लॉटरी का सिस्टम नहीं, जिसको चाहो आप कन्वीनर लगा सकते हो, जिसको चाहो आप एग्जामिनर लगा सकते हो। तो कुल मिला के यदि हम इस पे ठोस चर्चा करके और हमारा सबका ये प्रयास रहे कि युवाओं के साथ जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रखा है, मैं SOG जांच की बात सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, केंद्र के अंदर आपका शासन है, आप राज्यपाल महोदय से एक चिट्ठी भिजवाइए कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है प्रदेश की, प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, आप CBI जांच कराइए। यदि सरकार नहीं कराती तो हम सब ईमानदारी से मिलके न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा के भी इसकी जांच CBI से करा सकते हैं। SOG की यदि हम बात करें तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी शासन में भी इस बात को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें ये मादा पैदा करना पड़ेगा इस पवित्र सदन के अंदर कि हम सच सुनने और सच बोलने का मादा पैदा करें। यहाँ जो खान घोटाले का महाकांड हुआ, उसके अंदर SOG अशोक सिंघवी के फोन की डिटेल तक नहीं निकलवा पाई। मैं इतना ही निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से करूंगा, एक तो शीर्ष पद जो है, चाहे RPSC हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, इन लोगों को जब तक आप ओब्लिगेशन वाले पद नहीं मान के और अच्छे और योग्यधारी व्यक्तियों को जब तक इन पदों पर नहीं बिठाओगे, तब तक इस प्रक्रिया को हम आप चीटिंग का कानून बना लो, एंटी चीटिंग कानून बना लो, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जब तक सही नहीं होगा और लोकायुक्त, मजबूत लोकायुक्त की स्थापना जब तक राजस्थान में नहीं होगी, तब तक ऐसे ही पेपर आउट होते रहेंगे। ये युवा सड़कों पे नारे लगा के अपनी ऊर्जा खत्म करते रहेंगे, हम यहाँ बहस करेंगे और उसका सारांश कोई नहीं निकलेगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी है, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में पूरा प्रदेश ये चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो इस प्रकरण को CBI जांच के लिए भेजें। और सुरेश बिश्नोई और ये भजनलाल के तार, कैसे एक पंजाब कैडर का व्यक्ति उसको यहाँ कौन लेकर आया CMO के अंदर, और CMO तक जो तार उसके ढाका के जुड़े हैं, पूरे प्रकरण की जांच करा के सारी परतें खोलकर दोषी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे नेता हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आदेश फरमावें। धन्यवाद। जय हिंद। बलराम पुनिया। अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि युवाओं के अरमान टूट जाते हैं। सोशल मीडिया में जिक्र होता है कि जी पेपर लीक हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो नौजवान काफी दिनों से इंतजार कर रहा है रोजगार की, रीट का जब पेपर कैंसिल हुआ और सरकार ने इस पवित्र सदन में घोषणा करी कि रीट दोबारा होगी, तो जो लोग पास हुए थे उनके खून के आंसू बरसे थे। हम नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय की कोई भर्ती लेट हो। हम राजस्थान प्रदेश के नौजवान के रोजगार की चिंता भी करेंगे। मेरे बहुत सारे साथी ये मांग तो कर रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही साथ
पवित्र बात करने की बजाय पवित्र सदन में राजनीति की बात कर रहे हैं। सीबीआई, राजस्थान में ऐसी कौन सी संस्था नहीं है जो जांच नहीं कर सकती? कौन से ऐसे मामले हैं जो राजस्थान की सरकार चाहे और राजस्थान की पुलिस चाहे कर नहीं सकती? सीबीआई के मैं कितने गिना दूं मैं आपको ऐसे केस जो राजस्थान की जनता ने दबाव दे करके सीबीआई को दिलवाए और सीबीआई ने अभी तक उनका कोई समाधान नहीं करा। मैं पहले भी सदन में नोट करवा चुका हूं, मेरे नौर का हत्याकांड हुआ था, चक्राजा सर हत्याकांड 2015 में सीबीआई आई, आज 8 साल बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि कोई भर्ती अटके, भर्तियां समय पर हो, नौजवानों को रोजगार मिले, कोई आदमी पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करे। मैं अध्यक्ष महोदय ये भी चाहता हूं कि पेपर जब व्हाट्सएप पर आता है वो आदमी थाने जाने की बजाय आगे जो भेजता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जो पेपर खरीदता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। एनडीपीएस एक्ट में जिस तरीके से पोजीशन जिसके पास होता है वो उतना ज्यादा गुनहगार है जितना एनडीपीएस में माल लेकर के आया है, उसी तरीके से पेपर के अंदर वो आदमी उतना ही ज्यादा गुनहगार होना चाहिए जिसके आप पेपर मिला है, जिसने पेपर को आगे फॉरवर्ड करा है। अध्यक्ष महोदय, ये नौजवानों पर गंभीरता के साथ सरकार कदम उठाए, हम सरकार की इस बात के साथ होंगे, लेकिन हम कतई नहीं चाहते कि सीबीआई के नाम की कोई पॉलिटिक्स हो और या सीबीआई का तोता रटा जाए, ये सीबीआई फिर किसी के कहने से काम करने लग जाएगी। इसलिए सीबीआई वाली बात बंद करो। और मंत्री महोदय, जो कानून आपने पिछले सदन में पास किया था उस कानून के तहत जिन जिन लोगों ने ये कंडे अपनाए, जिन जिन लोगों ने गलत काम करे, जिन्होंने पेपर लीक करा, उन सबके खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और जो अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उन अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो। धन्यवाद। हरीश चौधरी। स्पीकर महोदय, हमारा मकसद सिर्फ है हंगामा करना, आरोप प्रत्यारोप लगाकर, ये मूल जो हमारा मुद्दा है कि देश में रोजगार मिले, प्रदेश में रोजगार मिले, रोजगार किसके माध्यम से मिले, सरकार पद स्वीकृत करे और निष्पक्ष तौर के ऊपर परीक्षा हुई। आज दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें बदल चुकी है। आज समय आ चुका है कि हम लोग ऐसी परीक्षा पद्धति राजस्थान के अंदर इजाद करें जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, मानव व्यक्ति का कम से कम उसके अंदर इंटरफेरेंस हुई। हम सब लोगों को मिलकर इस बारे में चर्चा करनी चाहिए सदन के अंदर कि प्रदेश के अंदर रोजगार से बड़ा और कोई मुद्दा नहीं है और वो निष्पक्ष तौर के ऊपर हुई। आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता जरूर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। यहां भी ये बात करी जा रही है कि केंद्र के अंदर जो परीक्षाएं हुई है वो बिल्कुल उसके अंदर एक भी उदाहरण आप दो, आप खुद ढूंढ लो कि केंद्र के अंदर जो परीक्षाएं हो रही है उसके अंदर भी कितने प्रकरण नकल के संदर्भ में हम लोगों के देश के अंदर हुए हैं। अब ये वक्त नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप हम लोग लगाए, वक्त इस समय इस बात का है कि एक तो अध्यक्ष महोदय, हम लोग निष्पक्ष जो भी परीक्षा संचालन कराने वाली संस्थाएं हैं उनके ऊपर हम एकेडमिशियन को बैठाएं। दुनिया की जो भी महाशक्तियां हैं वो अपने राज चलाने के लिए उनको एकेडमिशियन मिल जाते हैं। हमको क्या एक दो एकेडमिशियन नहीं मिल रहे हैं, योग्य एकेडमिशियन नहीं मिल रहे हैं राजस्थान के अंदर जिनको वहां बैठाकर इन परीक्षाओं का संचालन करें। योग्यता ही आधार होने चाहिए, हम लोगों के नजदीक क्या आधार नहीं होने चाहिए। मूल सवाल ये है, मूल मुद्दा ये है कि उन एकेडमी और जो परीक्षा राजस्थान के अंदर हुई है निष्पक्ष तौर पर अच्छे ढंग से परीक्षा हुई है, ऐसे मॉडल भी राजस्थान के अंदर पिछले 4 वर्षों के अंदर है, उसकी चर्चा करें। वो एक उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे सामने है। मैं उस परीक्षा का उदाहरण इस सदन में नहीं देना चाहता हूं, कोई भी प्रयास करेंगे चलो आरोप प्रत्यारोप लगाना, निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगाना, बात और मुद्दे को डाइवर्ट करना, ये सबसे दुर्भाग्य है। हमारे नौजवान और विद्यार्थियों की कीमत पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनका हक और अधिकार से उनको वंचित करें, इससे बड़ा पाप कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता। मैं सदन के अंदर देख रहा हूं कि ये पाप हमारे खुद के साथी कर रहे हैं। सामूहिक तौर के ऊपर जातिगत, दलगत, व्यक्तिगत सबसे ऊपर उठकर हम लोगों को निष्पक्ष तौर के ऊपर परीक्षा की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जांच के संदर्भ में है तो जांच की मांग करना कोई अपराध नहीं है। मेरे खिलाफ भी जांच की मांग की गई, मेरे खुद के संरक्षक ने सीबीआई में जांच भी दी, तो जांच से क्यों डरते हो? जांच होनी चाहिए, जांच किस संस्था में होनी चाहिए, उससे भी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है।
निष्पक्ष जांच हुई। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। सैम लोढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हुआ बहुत गलत हुआ। बच्चों की आंखों में आंसू हैं, उनके माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, और देश और प्रदेश दोनों ही स्थानों पर जो सत्ता में काबिज है, उनको मैं सचेत करना चाहता हूं कि अगर बच्चों के आंखों के आंसू पोंछने का काम नहीं किया तो अवसर आएगा जब तुम्हारी आंखों में वो आंसू निकाल देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सैकड़ों को लेकर के आह्वान कर रहे हैं कि ये सरकार बदल दो, ये भर्ती ठीक नहीं कर पा रही है। लेकिन तुम्हारी सरकार भी ले आएंगे तो क्या भर्ती का तरीका ठीक हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो पेपर लीक हुए, सरकार की नीयत पूरी तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की थी। प्रतिपक्ष के नेता भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जिस निचले स्तर तक जाकर के अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, उसका कम से कम पिछले 17 साल के इतिहास में तो कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। आज आप राजस्थान में इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। मैं ये इसकी सरकार की पीठ नहीं थपथपा रहा इसलिए, लेकिन ये विषय पूरे देश के नौजवानों का है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करने का है। जब हम एक विधायक ये कहते हैं कि NSY का फला नेता शामिल है, मंत्री को जेल में जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जेल में जाना चाहिए, और बाहर आप ये आह्वान करते हैं कि भाजपा की सरकार को लाना चाहिए, तो क्या इस बात का आपके पास जवाब है कि आपकी केंद्र सरकार के कार्यकाल में UGC नेट 2021 की हिंदी परीक्षा का पेपर लीक हुआ? अगस्त 2017 में SSC CGL 2017 का संयुक्त स्नातक स्तर प्रवेश परीक्षा टियर प्रथम का पेपर लीक हुआ? थल सेना के लिए सामान्य ड्यूटी सैनिक भर्ती परीक्षा का पेपर 2021 का लीक हुआ? और जहां जहां जिन जिन प्रांतों में आपकी पार्टी की सरकारें हैं, क्या आप में से कोई भी खड़ा होकर के कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर थी वहां पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश यूपी टेट नवंबर 2021 परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। ट्यूबवेल ऑपरेटर 2018 परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। हमारे पड़ोस का हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा, इसी तरीके से उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी स्टेट इसका अपवाद नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ व्यवहारिक बातें आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। अशोक गहलोत ने इन 4 साल में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी, कोरोना के बाद भी जो प्रदेश का विकास किया, जो लोगों के सपने पूरे करने का काम किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना मैं दूसरों को 15-15 मिनट दिए, मुझे 5 मिनट तो डोंट आस्क मी। मैं 15 मिनट मुझे ध्यान है। पॉइंट अप विद 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, RPSC सरकार और ये अधीनस्थ बोर्ड सब अपनी अपनी दुनिया में है। कोई धनी दोरी है? मंत्री सेक्रेटरी के खिलाफ प्रलाप कर रहे हैं। RPSC में किस तरह के लोगों को हम बिठाते हैं? क्या हम मेरिटम रखते हैं? पूरी जिंदगी जो अपनी जेब पे पर्स लेकर के नहीं घूमते, RPSC में बैठ गए। जब तक इन संवैधानिक संस्थाओं को का स्तर हम नहीं सुधारेंगे, तब तक इसी तरीके से राजस्थान का नौजवान बर्बाद होता रहेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग रीट में आरोपी थे, या कैफे कॉफी डे में बैठ करके कॉफी पी रहे थे, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था उन्हें?
कौन कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? Within half minute, you want to speak? Point up, please. माननीय सभापति महोदय, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था तब हम ही कह रहे थे कि कानून के शासन के हिसाब से चलना चाहिए। अब आप ये क्या लिया राजस्थान में? क्या आपने मान लिया है कि आप कानून, आपका कानून, आपकी सत्ता, आपका शासन, ये सब नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है और इसलिए आप बुलडोजर लेकर के आए, और वो भी एक किराएदार की बिल्डिंग पर चलाने का? इस तरीके के तरीकों को इस्तेमाल करके राजस्थान के नौजवान के आक्रोश को हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी करके बदलिए तरीके को, जिला स्तर पर एग्जाम कराइए, जिले के मूल निवासियों को बोनस दीजिए और अपना टेक्नोलॉजी वाइज अपना सिस्टम और उन अपराधियों की तुलना में आप साउंड करिए, तब जाकर के ये परीक्षाएं हमारे नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो सकेगी। और मैं आपके माध्यम से विनती कर रहा हूं, धन्यवाद, इसको हल्के में नहीं लें। इसमें आपने पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए और आने वाले वक्त में यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं आपको निवेदन कर। माननीय कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इतनी गंभीर समस्या को भी दलीय समस्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस बात का हमको अफसोस नहीं है कि एक के बाद एक लगातार इतने पेपर, चाहे मेरे टाइम पे आउट हुए, चाहे आपके टाइम पे हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे इसके कारण से क्या हमारा इस विषय का तर्क वितर्क हो जाएगा? उस बालक को इससे न्याय मिल जाएगा? और आपने जो लिखा हुआ पढ़ा है, अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि आपके इस पढ़ने से उस बालक के मन को संतोष मिल जाएगा? मैं सोचता हूँ अध्यक्ष महोदय, ये तर्क वितर्क करने का विषय नहीं है। ये विषय है कि इसको पुख्ता कैसे किया जाए, आगे इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, क्या क्या इसमें प्रयत्न हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट लोगों के बिठाकर परीक्षा पद्धति के बारे में विचार करो, तब जा कर के इसमें बैठेगा। अब आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ा, कम से कम इतना तो बता देते कि किस परीक्षा के आउट होने का समय कब था और वो परीक्षा वापस आयोजित हुई है क्या। अगर नहीं आयोजित हुई तो वो जो लाखों बच्चों ने जो परीक्षा दी है उनका भविष्य कब और किस दिन ठीक होगा। कम से कम इतना तो डिटेल बताते। आपने बता दिया 13 में पेपर आउट हो गया, 18 में पेपर आउट हो गया, आपकी सरकार के समय हो गया, इससे उस बच्चे को संतोष मिल जाएगा। मैं सोचता हूँ हम सब लोगों का देखने का नज़रिया ठीक नहीं है और इसलिए समस्या सुलझेगी नहीं, ये केवल एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने का काम जरूर कर देगा और हम सब संतुष्ट हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम इस गंभीर समस्या को जनता के बीच में हकीकत तो लाते कि इस पेपर आउट होने पर ये तो कार्रवाइयाँ हुई, इस पेपर आउट में इन लोगों के पकड़े गए और आज उनकी क्या पोजीशन है, क्या उसमें से कोई केस कहीं दर्ज हुआ, क्या उसमें से किसी को सज़ा मिली, क्या उसमें से कोई बरी हो गया। वो बच्चा इन सब बातों को जानना चाहता है कि इतनी बड़ी कमियां रहने के बाद भी वहाँ अपराध हुआ इसलिए मुझे अपराध करने का अधिकार है, ये तर्क देना चाहते हो। अरे पता नहीं क्या दिमाग में, जो सच्चाई पर पहुँचने का प्रयास करो। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने पेपर आउट हुए हैं, चाहे जिस समय में हुए, मेरे समय में भी हुआ, कोई चिंता की बात नहीं, उस पेपर का आखिर अंतिम फल क्या निकला, उस पेपर आउट होने से जनता के बीच में क्या मैसेज हमने भेजा, क्या हमने कार्रवाई की, उसको तो कोई बताना ही चाहता है ना। केवल और केवल इधर से इधर पत्थर फेंकने का काम हम करते हैं और मन में संतुष्ट हो जाते हैं। मैं सोचता हूं कि इस सवाल का जवाब राजस्थान की 7 करोड़ जनता आपसे और मुझसे दोनों से, क्योंकि हम उस जनता के प्रतिनिधि के नाते सदन में आते हैं। यहाँ केवल तनख्वाह लेने नहीं आते हैं, यहाँ हम उस बच्चे की हिफाजत के लिए आते हैं। हम पक्ष और विपक्ष बनकर के उस बच्चे की
साथ हुआ अन्याय को अगर हम उसको मटियामेट करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसको फिर से एक बार स्टेटमेंट दें कि वास्तव में अब तक जितने पेपर आउट हुए हैं उनके होने के बाद आपने जिन लोगों को पकड़ा, दुर्भाग्य नहीं है कि आपने एसओजी ने, अध्यक्ष महोदय, ये तो उदयपुर एसपी को धन्यवाद देता हूं कि उसने वो पूरी बस पकड़ ली और उसको भी मैसेज किसने दिया, जिससे पेपर का सौदा हो रहा था, उस बच्चे को कहा था कि तुमको भी इस पेपर के लिए 5 लाख दोगे तो बस में सफर कराऊंगा। वो बच्चा 5 लाख की व्यवस्था नहीं कर सकता क्योंकि गरीब आदमी था और बाकी सब बच्चे बस में बैठ करके चले गए। तो उसके मन में इस बात की दुख था कि मैं 5 लाख रुपया नहीं दे पाया, इसलिए उस पेपर को लेने में असमर्थ हो गया। उसने एसपी को सूचना करी कि ये इस नंबर की बस, यहाँ इतने लोग बैठे हुए, ये जा रहे हैं। और आप देखो, नकल कराने की भी पराकाष्ठा, शर्म आती है आपको और हमको, है ना। सारे बच्चों को 8 बजे बस में बिठा दिया और बिठा करके बस घुमाता रहा और पेपर रात की 2 बजे जा करके उसके पास पहुंचा बस में और फिर उसके बाद उस जो उत्तर आज मंत्री कैसे चेंज किया जाए, अधिकारियों को बुलाना हो, किसको बुलाना हो, एक्सपर्ट को बुलाना हो, जिसको बुलाना हो बुलाओ, लेकिन परीक्षा, क्या हमने परीक्षा पास की तो नहीं की? आप जवाब सुन के जाइएगा मेहरबानी करके। जवाब आपका क्या सुन लिया? एक ये पढ़ा लिखा लाए, अब अरे बेकार की बात है। ऐसा है कि ये आपने कही है, हमारा जवाब भी सुन लो। आप जवाब सुनना नहीं चाहते, सरकार भी के जवाब सुनना नहीं चाहते। आपने तो पहले ही कहा था। सजा देगी राजस्थान की जनता। आपने राजस्थान के नौजवानों के सपने को तोड़ने का काम किया है। यहाँ पर बोलिए, राजस्थान के नौजवानों के सपने को तोड़ने का काम किया जवाब दीजिए। मेरा जवाब हो गया। 21 में पेपर आउट हो गया। 21 में पेपर आउट हुआ। आज क्या हुआ? क्यों रहे हो? 2021 में पेपर आउट हुआ है। क्यों रहे हो? आपने तो डिबेट मांगी थी ना, आपको जवाब मैं दे रहा हूँ ना आपको। अब आप सुनिए जवाब। पेपर आउट का बता तो सही। अरे नीट का पेपर 21 में आउट हुआ, 23 में आ गए हो, क्या करना चाहते हो? माननीय मंत्री जी, जलूल बातें क्या करके आप भागना चाहते हो? डिपार्टमेंट ने काम किया, कमाल कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। माननीय सदस्य, अपन चर्चा नहीं चाहते, चर्चा समाप्त की गई, सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए एडजर्न की जाती है।